Hello everyone, welcome to AIRS Ankit Chaudhary Education, and today I am explaining question number 10th from solids of class 11th SL Aurora. So this question says that explain what happened when the load on a metal wire suspended from a rigid support is gradually increased. Illustrate your answer with a suitable stress strain graph. यानी कि अगर आप एक मेटेलिक वायर को स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे या फिर आप उस पर स्ट्रेस लगा के उसमें स्ट्रेन डेवलप करोगे तो उस मेटेलिक वायर का क्या होगा। तो इसको हम समझाते हैं आपको। देखिए, मान लीजिए कि मेटेलिक वायर है, लेट सपोज, और इस पर आपने लगाया कोई फोर्स। यस, फोर्स लगाया आपने। अब आप कहोगे यार फोर्स लगा रहे हैं और आप तो डिस्कस कर रहे हो स्ट्रेस को। जी हाँ, फोर्स ही तो अपना स्ट्रेस होता है। अगर फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया पे लग जाए तो वो लगा हुआ फोर्स स्ट्रेस कहलाता है, और उस फोर्स के कारण जो चेंजेस आते हैं यहाँ पे उसे हम स्ट्रेन कहेंगे। तो हम उस चेंजेस को भी सब समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे लगाया फोर्स और ये वायर का लेंथ इतने से बढ़ के जो कर्व लाइन बनाई है इतने ज़्यादा तक चेंज हो गया, तो ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो कहलाएगा स्ट्रेन। राइट, तो आपको समझ आ गया, स्ट्रेस से ही स्ट्रेन डेवलप होता है। ये जो चेंज इन लेंथ है दैट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेन। अब अगर मेटेलिक वायर में कोई स्ट्रेस लगाते हो और उस स्ट्रेस से जो स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, इनका क्या रिलेशन है, और अगर आपने क्या स्ट्रेस लगाना बंद कर दिया तो क्या स्ट्रेन बंद हो जाएगा या फिर स्ट्रेन फर्दर डेवलप होता रहेगा, ये सब कुछ समझेंगे। तो इस डायग्राम को अच्छे से क्लियरली देखिए। इस डायग्राम के कई सेक्शंस है, एक एक करके हम एक एक पार्ट समझते हैं। नीचे वाली लाइन में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द स्ट्रेन इज स्मॉल, जब स्ट्रेन बहुत ज़्यादा छोटा है, लेट से 1% से भी ज़्यादा छोटा है यहाँ पे स्ट्रेन, तो उस समय जो भी इनिशियल पार्ट है वायर का, OA जो है उसका इनिशियल पार्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा। यानी कि आपने जितना स्ट्रेस दिया उतना ही इसमें स्ट्रेन है, लेकिन स्ट्रेन की वैल्यू 1% से कम होनी चाहिए। उस वक्त ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप 10 न्यूटन का फोर्स प्रोवाइड करते हो तो वो 10 सेंटीमीटर तक खींचता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द वायर ऑलवेज हुक्स लॉ अप टू द पॉइंट ए, यानी कि इस ए पॉइंट तक तो वायर जो है वो हुक्स लॉ को ही ओबे करता रहेगा। हुक्स लॉ यही कहता था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अच्छा, ए पॉइंट के बाद क्या चेंजेस जाएंगे? अब ए पॉइंट के बाद आप देखेंगे कि इन द रीजन फ्रॉम ए टू बी जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है वो स्लाइटली कर्व होने लग गया है। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए थोड़ा सा पोर्शन जो है इसका वो कर्व हो चुका है। ओके, ये कर्व क्यों है? यहाँ पे स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इस पोर्शन पे ऑब्वियस सी बात है, अगर कर्व है तो स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ओके, हाउएवर इफ लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन O एंड B, द ग्राफ इज रीट्रेस्ड अलोंग BAO। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतने हिस्से में जो भी आप स्ट्रेस लगा रहे हो, अगर ये स्ट्रेस यहाँ से हटा देते हो तो ये लाइन वापस ऐसे रीट्रेस्ड कर लेगी अपने आप को, यानी जो मटेरियल था वो अपने आप को उसी साइज़ का कर लेगा, यानी कि जो वायर है वो वापस से वैसे ही हो जाएगा, मतलब कोई खिंचावट नहीं आएगी। ठीक है, इतने दूर का अगर आप स्ट्रेस हटा लेते हो तो कोई खिंचावट नहीं आएगी, वापस ऐसा ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द इंटायर पोर्शन ऑफ OB ऑफ द ग्राफ इज कॉल्ड इलास्टिक रीजन, यानी कि ये जितना भी पोर्शन है ना, ये OB, O से लेके B तक का, ए तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा था, ए तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, जिस मोमेंट हटाओगे उसी मोमेंट वापस आ जाएगा। लेकिन बी के बाद अगर आप देखें OB तक तो ये पूरा पोर्शन है इलास्टिक। ठीक है, क्योंकि ये वापस रीट्रेस कर रहा है अपने आप को। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये पोर्शन है इलास्टिक। ठीक है, कलर चेंज करके हैं, हाईलाइट करते हैं, ये है इलास्टिक पोर्शन। राइट, OB वाला पोर्शन, ये बी था अपना, ये बी था और ये O था, तो यार ये पोर्शन है आपका इलास्टिक। राइट, चलिए ये समझ आ गया। OA तक क्या हो रहा था? OA तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा था, और OB तक क्या हो गया? OB तक हो गया इलास्टिक। तो ये दो बातें समझ आ गई। चलिए इसको रब कर देते हैं और आगे उसको रीड करेंगे उस स्लाइड को। तो आगे रीड करते हैं इस चीज़ को। द एंटायर पोर्शन OB इज कॉल्ड इलास्टिक रीजन, द पॉइंट B इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट और एल्ड पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो B था ना वो एल्ड पॉइंट है, या फिर ये देखिए ये इलास्टिक लिमिट या फिर एल्ड पॉइंट। मतलब आप प्लीज़ इसके बाद मत खींचना, इसके बाद अब इसमें शक्ति नहीं है कि वापस आए। ए तक तो बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए से बी तक भी आप स्ट्रेच करोगे तो तकलीफ तो होगी, लेकिन फिर भी अपने आप को रीट्रेस कर लेगा वो। मगर बी के बाद वो वापस नहीं आएगा, तो बी हो गया इलास्टिक लिमिट, इसको एल्ड पॉइंट भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, चलो अब आगे देखते हैं। इफ वायर इज स्ट्रेच्ड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, अगर आप इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड भी अगर उसको आप स्ट्रेच कर देते हो, ये इसका इलास्टिक लिमिट है, इसके बियॉन्ड अगर आप स्ट्रेच कर देते हो तो क्या होगा? तब देखिए तब क्या होगा कि अगर बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेन इंक्रीजेज रैपिडली इवन फॉर अ स्मॉल चेंज इन द स्ट्रेस।
यानी कि बी के बाद थोड़ा सा भी अगर स्ट्रेस में चेंज करोगे ना तो स्ट्रेन जो है यार वो बहुत रैपिडली बढ़ जाएगा। मतलब थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे तो लेंथ जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, पहले तो जितना फोर्स लगा रहे थे उतना ही लेंथ इंक्रीज कर रहा था, बट बी पॉइंट के बाद जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे, मतलब थोड़ा बहुत भी फोर्स लगाओगे तो स्ट्रेन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि आप लिमिट को पहले ही रीच कर चुके हो। ओके, इफ लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट सी, the wire does not come back to its original length but traces the dashed curve CO dash। बहुत इंपॉर्टेंट है कि B के बाद आपने मान लो स्ट्रेस लगाया, ठीक है, B के बाद अगर आपने स्ट्रेस लगाया, ठीक है, और उसके बाद आप स्ट्रेस को वहाँ से हटा देते हो, हाँ जी, तो अब देखिए अगर आप सी पॉइंट तक सपोज कीजिए कि बी पॉइंट तक तो हमने इसको स्ट्रेच किया था, किसी पॉइंट सी पे जाके आप ये सोचते हो कि यार अब मेरे को स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, तो आप यहाँ पे जाने के बाद स्ट्रेस हटा भी देते हो, तो अब ये वायर वापस इस लाइन को ट्रेस नहीं करेगा, वापस अपने आप को जो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी थी वो तो कब की खत्म हो चुकी है बी पे, तो वापस अपने आप को नॉर्मलाइज नहीं करेगा, यानी कि ये सीधा सीधा ट्रेस कर देगा ओ डैश तक। ओ डैश का क्या मतलब है, ध्यान से देखो, ओ डैश का मतलब है ओ से लेके ओ डैश तक, यानी कि इतना जो स्ट्रेस है ना ये परमानेंट स्ट्रेस इस पर स्ट्रेन इस पर डेवलप हो जाएगा, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए इतना खिंच जाएगा। पहले तो खिंच नहीं रहा था, पहले तो वापस आ जाता था, ट्रेस कर लेता था, बट सी पॉइंट के बाद वो परमानेंटली खिंच जाएगा, जो कि ओ डैश रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ओ डैश जो है वो इसमें परमानेंट इंक्रीज ले आएगा उसके लेंथ में, यहाँ पे आप देखिए परमानेंट इंक्रीज हो जाएगा उसके लेंथ में, और दी वायर इज सेट टू बी हैव अक्वायर्ड अ परमानेंट सेट, तो वायर ने एक परमानेंट सेट को अक्वायर कर लिया। ठीक है, यानी कि अगर वायर की लेंथ थी लेट सपोज 5 सेंटीमीटर और सी के बाद भी आप फोर्स लगा रहे हो, आप सी के बाद भी इसमें फोर्स लगा रहे हो या फिर सी तक ले गए हो फोर्स को, तो उसके बाद उसकी लेंथ अब जो 1-2 सेंटीमीटर इंक्रीज करेगी ये परमानेंट इंक्रीज कर जाएगी, राइट। इसी को कई बार हम कहते हैं इलास्टिक हिस्ट्रेसिस। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं आप दिखाता हूँ। तो यार ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है सी पॉइंट के बाद जो उसने अचीव किया वो उसने अचीव कर लिया परमानेंट चेंज ओ से ओ डैश तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फर्दर द इंक्रीज इन लोड बियॉन्ड सी produces a large increase in strain or length of the wire, the stress corresponding to the highest point D। अब मान लो कि आप अभी भी नहीं मानते हो और C पॉइंट के बाद भी इसको खींचते रहते हो, खींचते खींचते आप D तक ले जाते हो, तो यार इसके बाद आप जितना भी खींचोगे ना, आप थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस लगाओगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में चेंज आएगा, लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने लग जाएगी, क्योंकि अब परमानेंट चेंज आ जाएगा, क्योंकि अब वो वापस अपने आप को ठीक नहीं करने आएगा। अगर उसकी इलास्टिक लिमिट खत्म हो चुकी है, इसके बाद आप फोर्स लगा रहे हो, वायर खिंचा ही जा रहा है लगातार। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए। तो यार डी पॉइंट तक अगर आप ऐसा करते रह जाते हो तो द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट पॉइंट डी ऑन द ग्राफ इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि यहाँ तक जो भी वायर खींचता चला जाएगा इसको कहोगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी कि एक तो पहली बात, ये चीज़ वापस ट्रेस नहीं होनी, वापस अपने आप को ठीक नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरा इतना जो खिंचा है ना इसको कहोगे टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब उसकी मैक्सिमम खींचने की जो भी एबिलिटी होगी वो इस पॉइंट पे होगी। बी से सी तक भी वो खींच रहा है, बी से सी तक भी ऐसा नहीं कि सी से वापस बी तक जा रहा है, नहीं, मगर यहाँ पे परमानेंट जो है वो उसकी टेंसाइल नहीं आ रही है, सी से डी तक वो परमानेंट खींच चुका है भाई, अब इसके बाद नहीं खींचना, इसके बाद खींचोगे तो टूट ही जाएगा वो। ठीक है, चलो यार परमानेंट टेंसाइल भी पढ़ लिया। तो होता क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड, जितना भी आपने मैक्सिमम लोड उस पर प्रोवाइड किया है उसको आप डिवाइड करते हो, टू विच द वायर मे बी सब्जेक्टेड बाय स्लोली इंक्रीजिंग द लोड टू ओरिजिनल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, तो एक तो चीज़ यहाँ पे कि जो आपने इस पे मैक्सिमम लोड प्रोवाइड किया था उसका रेशियो जितना उसके क्रॉस सेक्शन में चेंज आ गया। मान लीजिए कि आपने लोड प्रोवाइड किया लेट सपोज 10 kg का, और 10 kg के लोड की वजह से उसके क्रॉस सेक्शन एरिया, वायर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है, इसमें जो भी चेंज आ गया उनका रेशियो करना है, यानी कि ओरिजिनल लोड डिवाइडेड बाय जो भी इसमें चेंज आया उसका रेशियो करना है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये इंपॉर्टेंट है, बट आप इस डेफिनेशन को याद रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते, मर्जी आपकी। टेंसाइल स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, डी पॉइंट के बाद अचीव किया जाता है। नाउ नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं कि यार डी के बाद भी अगर आप खींचते रहे, यार अभी भी नहीं माने हो आप, डी के बाद भी खींच रहे हो भाई साहब, वो तो टूट ही जाएगा ना, तो उसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट अचीव हो जाता है अगर आप डी के बाद भी इसको खींचते रहोगे। तो आप यहाँ पे पढ़ लेना, डी के बाद जब भी आप इसको खींचते रहोगे तो आप फ्रैक्चर पॉइंट अचीव कर लोगे, कहाँ पे जाके अचीव करोगे, ई पे जाके अचीव करोगे, इस ई पॉइंट के बाद। तो यार आपको समझ आ गया, एक बार रिकैप करते हैं। ओ से लेके ए तक जो था, ओ से लेके ए तक जो था आपका क्या था, आपका स्ट्रेस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। उसके बाद ओ से लेके ए तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ए से लेके बी तक अगर आप जाते हो तो वापस रीट्रेस कर लेता है। बी से लेकर सी तक वो रीट्रेस नहीं करता, यहाँ पे डेवलप हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे
चेंज डेवलप हो जाता है वो चेंज भी परमानेंट रहता है, लेकिन सी से डी तक जाओगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मैंने आपको अभी बताया कि जो रेशियो होता है ओरिजिनल लोड जो आपने प्रोवाइड किया था और क्रॉस सेक्शन एरिया में जो चेंज आया वायर के उसके, और डी के बाद तो फ्रैक्चर पॉइंट ही अचीव हो जाता है। तो यार ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आपने समझ लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यार यहाँ पे ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं एक्सपेरिमेंटली आपको डिटरमाइन करना है यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। किसी भी मटेरियल का यंग्स मॉडुलस जो है आपको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना है। आप इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ सकते हो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में बहुत अच्छे से ये चीज़ समझा रखी है। अब इस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अंत में होता क्या है, यंग्स मॉडुलस की अगर बात की जाए तो यंग्स मॉडुलस भी एंड में क्या निकल के आता है, वो भी एक प्रकार का, अगर यंग्स मॉडुलस भी देखा जाए, y इज ऑल्सो इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चीज़ तो वही है वो भी, ठीक है, बस यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वर्ड जुड़ जाता है। तो अगर स्ट्रेस की बात की जाए तो स्ट्रेस क्या होता है, इस स्ट्रेस की बात करूँ तो ये होता है फोर्स अपॉन में एरिया, राइट, ये होता है आपका फोर्स अपॉन में एरिया। और अगर स्ट्रेन की बात की जाए तो वो होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो यार चेंज इन लेंथ इसको मैं ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर देता हूँ। अब समझ के देखो, अगर मैं फोर्स की जगह लिख दूँ मास इनटू में एक्सेलरेशन, और फिर फोर्स की जगह लिख दूँ मास इनटू में ग्रेविटी, क्यों, क्योंकि किसी वायर को अगर आपने सस्पेंड किया होगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी लगेगा, ठीक है, ओके। तो यार यहाँ पे मैंने लिख दिया वही स्ट्रेस की जगह मास इनटू में ग्रेविटी डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया, राइट, तो फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स की जगह यार यहाँ पे देखो फोर्स की जगह तो लिखा हुआ है मास इनटू में ग्रेविटी, और एरिया की जगह पे लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर। एरिया की जगह पे हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। स्ट्रेन में है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। यंग्स मॉडुलस की जब बात की जाती है तो यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, वही सेम चीज़ है। होल डिवाइड करोगे, ये देखो यहाँ पे चार चीज़ ऐसे डिवाइड कर दी, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हुआ है नीचे, ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ है, ये नीचे चला गया और ये ऊपर चला गया। अब यहाँ पे ओवरऑल डिवाइड कर लोगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब मैं इसको समझाता हूँ कि ओवरऑल वैल्यू ये कैसे निकल के आया। देखो tan थीटा जो है वो है अपना अगर इस ग्राफ में आप देखने की कोशिश करोगे तो tan थीटा है डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एम जी। पीछे भी आपको यहाँ पे समझा रखा है, यहाँ भी आप ग्राफ में नोटिस कर सकते हो, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एम जी जो है अपना लोड है, ठीक है, बेस जो है ना, ठीक है, परपेंडिकुलर अपना बेस होता है, परपेंडिकुलर यार यहाँ पे जो भी चेंज आ रहा है उसको कह रहे हैं, और जो बेस है आपका ये वाला लोड हो गया, तो यार ये इस तरीके से tan थीटा आ गया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे डेल्टा एल होगा नीचे, जहाँ जहाँ पे डेल्टा एल अपॉन में एम जी होगा उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। तो ये चीज़ आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको आ गया। 12th की बात हम करते हैं, यहाँ पे 12th डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पूछा हुआ है कि डिस्टिंग्विश करिए, आप अंतर बताइए डक्टाइल और ब्रिटाइल मटेरियल के बीच में, वो भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अनुसार। चलिए देखिए, डक्टाइल मटेरियल की बात की जाए तो एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर लार्ज प्लास्टिक रेंज हो ऑफ एक्सटेंशंस आर कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल, यानी कि खिंचावट वाली रेंज जो उसमें ज़्यादा हो, जिसका प्लास्टिक रेंज ज़्यादा होता है वो ऑब्वियस सी बात है वो डक्टाइल बन जाता है। अब डक्टाइल मटेरियल्स की हम बात करते हैं किसमें, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर। तो यार ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया, यहाँ पे देखो ये ओए तक तो यार क्या होता है, इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट होता है, ठीक है। तो यार इसका इलास्टिक लिमिट वाला जो पॉइंट है वो यहाँ तक जाएगा, ए तक जाएगा। ये आप इसमें भी देख सकते हैं, ब्रिटाइल मटेरियल में भी यहीं तक जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वापस अपने आप को रीगेन करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना स्ट्रेस लगा रहे हो उतना ही स्ट्रेन लग रहा है। लेकिन ए के बाद अगर आप मान लो कि स्ट्रेस बढ़ाने लग गए, ठीक है, तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो ई पे अचीव तो होगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी दूर तक इसकी प्लास्टिसिटी डेवलप हो जाती है, मतलब अभी है इसमें खींचने की कैपेबिलिटी, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि ई से ए तक वापस रीगेन नहीं करेगा, खिंच जाएगा, परमानेंट चेंज आ जाएगा, लेकिन खिंचेगा भी लंबे समय तक। वेयर एज अगर मैं ब्रिटाइल मटेरियल की बात करूँ तो एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका बहुत छोटा रेंज होता है प्लास्टिक मटेरियल का, देख रहे हो ना, बहुत जल्दी टूट जाएगा, ए के बाद अगर थोड़ा बहुत भी खींचोगे तो टूट जाएगा। तो मैं आपको समझाता हूँ, देखो ये है आपके पास एक डक्टाइल मटेरियल, ये कैसा मटेरियल है, ये है आपके पास डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल ये वायर है, ठीक है, इसको अगर आप खींचोगे भी बहुत देर तक, तो आप खींचते रहोगे इस मटेरियल को, तो यार ये बहुत बढ़िया खींच जाएगा, ठीक है। और ये अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये कि ब्रिटाइल मटेरियल, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल, या इसको आप थोड़ा बहुत भी अगर आप इसकी प्लास्टिसिटी की बात की जाती है तो बहुत कम होता है। देखो ग्राफ में भी आपने देखा होगा, यहाँ तक तो ठीक है थोड़ी देर तक, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ही खींचोगे टूट जाएगा। वेयर एज इसके केस में आप इसको यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद लंबा भी खींचो तो भी प्लास्टिसिटी इसकी बहुत देर तक रहती है, तो इसमें खींचने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये चीज़ भी समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसमें पूछा हुआ है कि आपको मेलिएबिलिटी एक्सप्लेन करना है लोड
कंप्रेशन कर्व के बेसिस पे। यार ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या मतलब है इसका। देखिए किसी भी मेलिएबिलिटी का बेसिक मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप कितना ज़्यादा चौड़ा कर सकते हो, ब्रॉड कर सकते हो, राइट। तो ब्रॉड करने के लिए आप किसी भी चीज़ को पीटोगे, मतलब हैमर से, अगर आप किसी लोहे की बात की जाए, सपोज कीजिए मेरे पास एक लोहा है, तो यार इसको आप हैमर से बीट करोगे मतलब आप कंप्रेस करोगे किसी चीज़ को, समझ रहे हो अच्छे से। किसी भी चीज़ को कंप्रेस करोगे तो मेलिएबल होगा, ठीक है, मतलब वो चौड़ा हो जाएगा। तो यार आप किसी सॉलिड को जितना कंप्रेस करने की कोशिश करते हो, ठीक है, एक ऐसा स्टेज आता है जब उससे ज़्यादा वो कंप्रेस नहीं होता, ठीक है, यानी कि आप अपना डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी लो ना उस पर से, आप उस अपना डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी लो तो उसके बाद वो ठीक नहीं होगा, वो परमानेंट कंप्रेस हो गया है। ऐसे को आप कहते हो इलास्टिक लिमिट, ठीक है, उसकी इलास्टिक लिमिट अचीव हो चुकी है। अच्छा, हम करते क्यों हैं, हम चाहते हैं कि सॉलिड्स को जो है वो थिन शीट में कन्वर्ट करें, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, लेड, इन सबको थिन शीट में कन्वर्ट करने के लिए हम उनको मेलिएबल बनाते हैं। आपने एल्युमिनियम शीट देखा होगा, जो टीन वगैरह के ऊपर एल्युमिनियम की शीट्स भी रखते हैं ना, तो ये सारे हम मेलिएबिलिटी की वजह से हो पाता है, ठीक है। डक्टाइल अलग चीज़ है, डक्टाइल खिंचता है, लेंथ इंक्रीज करता है, मेलिएबल उसको चौड़ा करता है, ब्रॉड करता है। तो ब्रॉड करता है मतलब कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं इलास्टोमर्स की। तो यार पीछे पहले इस क्वेश्चन में आप ग्राफ भी देख सकते हो, उस ग्राफ को आप अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट है इलास्टोमर। इलास्टोमर का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल विच कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेस्ड टू अ लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। मतलब आप उसको बहुत ज़्यादा खींच सकते हो, ठीक है, उसकी जो खींचने की लिमिट होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे को हम कहते हैं इलास्टोमर्स। जैसे कि यार ये टायर देखो, ठीक है, इस टायर की खींचने की लिमिट बहुत ही ज़्यादा होती है। अब कायदे से एक सॉलिड है, लेकिन इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा देर तक खींच सकता है, अपने लिमिट के बावजूद भी बहुत ज़्यादा देर तक खींच सकता है। तो ये जो टायर आपको दिख रहा है ना, ये जो टायर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एक इलास्टोमर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो आप इलास्टोमर समझ गए अच्छे से कि अपनी लिमिट्स को, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड भी वो खींच सकता है, तो उसे हम कहते हैं इलास्टोमर। यहाँ पे मेंशन भी है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। विच कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेस्ड टू अ लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, मतलब स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, उसमें जितना भी स्ट्रेन का मतलब होता है कि कितना आप उसमें चेंज कर रहे हो, तो इसकी स्ट्रेन की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है, तो इसे कहते हैं इलास्टोमर, राइट। तो आप इस चीज़ को समझ गए अच्छे से। ये डायग्राम आप एक बार देख लेना ध्यान से कि किस तरीके से टायर या फिर टायर से, रबर से रिलेटेड जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो इलास्टोमर के एग्जाम्पल होते हैं। तो यार ये है आज के क्लास का, तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।